राजकीय महाविद्यालय जखनी वाराणसी द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर शिफालिका राय, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर, राजकीय महाविद्यालय श्रृंखला के मुख्य संरक्षक निदेशक महोदय प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी का सादर अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालय जखनी वाराणसी के प्राचार्य एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस व्याख्यान श्रृंखला में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले संयोजक मिशन शक्ति प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग एवं ऊर्जावान आयोजन सचिव डॉक्टर स्वर्णिम घोष, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग और रंजन प्रभारी, राजकीय महाविद्यालय जखनी वाराणसी का भी सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस मिशन में मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि और मौका दिया है। महिला होने के नाते महिलाओं से संबंधित विचारों को व्यक्त करना निस्संदेह रूप से बहुत ही गौरव का विषय होता है और कहीं ना कहीं जो भावनाएं हमारे अंदर बार बार बुनती रहती हैं उन्हें प्रकट करने का एक प्लेटफॉर्म और माध्यम मिलता है। यह माध्यम उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज की व्याख्यान श्रृंखला का विषय है मिशन शक्ति कार्यक्रम व महिला सशक्तिकरण, इसके विविध आयाम। बहुत ही सुंदर विषय का आयोजन सचिव ने मुझे आमंत्रण दिया है जिस पर मैं अपने विचारों को रख सकूं और एक बहुत बड़ा आयाम पे मैं अलग अलग विषयों को जोड़ते हुए अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करूंगी जिससे हमारी छात्राएं लाभान्वित हो सकें। भारत एक बहुत ही समृद्ध और संपन्न देश रहा है। वैदिक काल से या पुरातन संस्कृति से देखें तो महिलाएं हमारे यहाँ पुरुषों के बराबर थी। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस भारत में महिलाएं विदुषी थीं और पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर ही शास्त्रार्थों में बैठा करती थी, उनके लिए अचानक से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? निसंदेह रूप से ये समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या का आगाज हुआ वो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता थी। सर्वप्रथम लैंगिक असमानता का तात्पर्य बताना चाहूंगी। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। समाज और घर दोनों ही जगह महिलाओं को शोषण, अपमान, भेदभाव से देखा जाता है और उन्हें पीड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति लैंगिक असमानता के अंतर्गत आती है। बहुत ही चिंतनीय विषय है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर है, जो यह कहीं ना कहीं बताता है कि लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी बुरी तरह से हमारे समाज में व्याप्त हैं। कानूनी पहल इसके लिए बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या हेतु विभिन्न कानूनी दावपेच बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत कन्याओं का भ्रूण परीक्षण न किया जाए और उसके लिए कारावास और आजीवन कारावास तक की बात कही गई है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि ये सारी चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक कि समाज में व्याप्त अशिक्षा को हम दूर न करें। लैंगिक समानता का सूत्र जो मूल रूप से है वह है श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा हुआ है। इन लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए ही बजट के अंतर्गत जेंडर बजटिंग जैसे शब्द को स्थान दिया गया, जिसका तात्पर्य होता है कि लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए धन का आवंटन। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि हमारे भारत में भी जो हमारा बजट है उसमें जेंडर बजटिंग को स्थान दिया गया है। सरकार द्वारा इन लैंगिक असमानताओं को और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। निसंदेह रूप से योजनाएं निरंतर
बनाई जा रही हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2020 में राजनीति में मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 23% हो गई है। महिलाएं हर क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि उनके नामों को हम अपने उंगलियों पर गिन के बताते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम नाम बताना शुरू करें और वो सूची बहुत लंबी हो और हमें तय करना पड़े कि इसमें से किस नाम को हम बोलें और किस नाम को छोड़ें। महिलाओं के लिए 2020 का जो बजट है उसमें बहुत ही प्रमुख बातें जो हैं वो मैं बताना चाहूँगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला हैं। जब महिलाओं की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं एक आस होती है, एक विश्वास होती है, क्योंकि इसको हमारा समाज भी मानता है कि महिलाओं की समस्याओं को जिस तरीके से महिलाएं प्रस्तुत करती हैं उस तरीके से शायद कोई और उस पर न चिंतन कर सकता है और न उसे प्रस्तुत कर सकता है। महिलाओं के लिए वार्षिक बजट में जो मुख्य बातें हैं वो हैं कि सबसे अच्छी बात तो है कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस बजट का पूरी तरह से उपयोग हो, समाज के हर वंचित वर्ग की महिलाओं तक यह पहुंच सके। 10 करोड़ परिवारों को पोषण की जानकारी दी जाएगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। लड़कियों की भागीदारी शिक्षा हेतु विद्यालयों में बढ़ रही है और इस योजना में बाल अनुपात में जो अंतर है वह भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी विद्यालयों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है और यह बहुत ही गर्व लगता है, क्योंकि हम लोग भी एक सरकारी सेवा और राजकीय महाविद्यालयों से जुड़े हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है और वो तटस्थ भी हैं अपने भविष्य को लेकर और शिक्षा के प्रति। इसके अतिरिक्त महिलाओं के मां बनने की उम्र को बढ़ाने के लिए भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर कि आगे चर्चा की जा रही है। 6 महीने के अंदर वार्षिक बजट आने के 6 महीने के अंदर ये बात कही गई थी कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर विवेचना की जाएगी कि जो महिलाओं की मां बनने की उम्र जो 18 वर्ष है उसको बढ़ाया जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला किसानों के लिए धान्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत बीज की उपलब्धता महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वह महिला किसान विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। पोषाहार योजना के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्टार्टअप इंडिया के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा विविध योजनाएं निरंतर पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 10 वर्ष से छोटी बालिकाओं के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से एक सुनियोजित बचत करने का प्रावधान है, जो उनकी शिक्षा और विवाह पर खर्च किया जाए। इसके अतिरिक्त ये भारत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर ईंधन के प्रयोग की वजह से जो लकड़ी और चूल्हे प्रयोग किए जाते हैं, गोबर के उपलों पे खाना बनाती है, उससे महिलाओं को हर वर्ष टीबी की शिकार होती है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मई 2016 में शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो अप्रैल 2015 में शुरू की गई और अभी निरंतर चलती आ रही है, और उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कोई भी योजना आज शुरू की जाए और उसके परिणाम तुरंत ही दिखाई दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लैंगिक असमानता की जड़ें जो हैं वो समाज के बहुत गहराई तक व्याप्त हैं। तो इनको दूर करने के लिए योजनाएं भी बहुत दूरगामी बनानी होंगी। महिला शक्ति केंद्र योजना, नारी शक्ति पुरस्कार योजना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन विभिन्न 8 भागों में महिलाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है उनके कार्यों हेतु। यह निसंदेह रूप से पूरी महिलाओं का सम्मान होता है। ये एक तरह से उत्साहवर्धन करता है नारियों का कि आप भी आइए और अपने शक्ति को स्थापित करिए, उसको समाज में बताइए, हम आपको पुरस्कृत करेंगे।
इसके अलावा मातृवंदन योजना, जिसके अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसकी जानकारी हर महिला को और हर भविष्य में होने वाली माँ को मालूम होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रथम बार माँ बनने पर और स्तनपान कराने वाली महिला को 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगी कि किसी भी सरकारी संस्था में यदि आप माँ बनती हैं और आपका प्रसव वहाँ पे कराया जाता है, तो उस दरमियान पे जो भी खर्च होता है वो सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, जिस दिन आप एडमिट होती हैं और जिस दिन आप डिस्चार्ज होती हैं। इसके अतिरिक्त आपको सरकार की ओर से आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट और प्रोटीन पाउडर, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और आपका अगर सिजेरियन होता है तो इस सारे व्ययों के बाद जो पैसे बचते हैं वो सीधे आपके खाते में आते हैं। तो कहीं ना कहीं दलाल वाली जो प्रक्रियाएं हैं उससे भी महिलाएं बच जाती हैं, क्योंकि सरकार जो भी पैसा है वो सीधे इन महिलाओं के खातों में देती है। इसके अतिरिक्त बालिका अनुदान योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसमें सरकार द्वारा गरीब और वंचित महिलाओं को जो बीपीएल के नीचे आती हैं उनको फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो अब स्वावलंबन और आत्मनिर्भर हो सकें। सुरक्षित मातृत्व अनुदान सुमन योजना, ये सारी योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कहीं नहीं ये कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वावलंबी हैं और आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत है तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं और इस भेदभाव से आप बाहर निकल सकती हैं, विशेष तौर से घरेलू हिंसा। क्योंकि घरेलू हिंसा जो होता है वो बहुत ही प्रताड़ित करने वाला होता है, महिलाएं समाज में जाके बोल भी नहीं पाती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे अगर आपके किसी परिवार के सदस्य के द्वारा या नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में महिलाएं मुखर होकर समाज के आगे बोल भी नहीं पाती हैं। वो कहीं ना कहीं सोचती रह जाती हैं कि हम किससे बात करें। ऐसी स्थिति में सरकार ने विविध हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि आपको अपने घर के बाहर नहीं जाना है, वो जो सहायता है वो आपके घर तक पहुंचेगी। 181 1090 1091 112 ये सारे नंबर हैं जिन पे कि महिलाएं घरेलू हिंसा होने पर, यौन शोषण होने पर, बलात्कार होने पर आराम से बिना किसी झिझक के आप इन पे कॉल कर सकती हैं। 24 घंटे ये नंबर उपलब्ध है, आप इन पे अपनी बात करिए और निसंदेह रूप से ऐसी टीम होती है जो आपकी मदद करती है। मेरे महाविद्यालय में मैं पावर एंजल समिति में हूँ और ये व्यवहारिक तौर पर लड़कियों ने मुझे आके बताया कि फेसबुक पे, फोन पे गलत कॉल आ रहे थे जिनकी वजह से वो परेशान थी और उन्होंने 1090 पे संपर्क किया और जिसने बात किया उसने बहुत ही मधुर शब्दों में बात किया, परेशानियों को समझा और उसका निवारण भी किया। तो यह व्यवहारिक रूप से है कि ये नंबर काम करते हैं, आप इनको याद रखिए और इनका प्रयोग करिए। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमी, अभी कोरोना काल में भी बात हो रही है कि आत्मनिर्भर बनाएं हमारे जो लोकल लेवल के काम है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर छोटे छोटे उद्योगों में लगी होती हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो वो घरेलू कार्य करने के लिए होती हैं, समाज में ऐसी ही दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। लेकिन साथ में ही बिंदी बनाना, इसके अतिरिक्त पापड़ बनाना, ऐसे जो उद्योग होते हैं, माला बनाना, ये सारे उद्योग होते हैं जिनमें कि महिलाएं अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ लगी रहती हैं। सरकार ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहती है, जो अपने गृह उद्योगों में लगी हैं उनको आगे लाना चाहती है। इसके लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की उद्यमशीलता के लिए 9 योजनाएं चलाई गई हैं। ओरिएंटल महिला विकास योजना, उद्योगिनी योजना, मुद्रा योजना, भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण, अन्नपूर्णा योजना, देना शक्ति योजना, सेंट कल्याणी योजना, महिला उद्यम निधि योजना और स्त्री शक्ति योजना। ये 9 योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग बैंकों के माध्यम से महिलाओं को ऋण दिए जाते हैं। वो उनको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में ऋण प्रदान किए जाते हैं कि वो जो भी अपने उद्यम कर रही हैं उनको वो आगे बढ़ा सके। सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, आप आगे बढ़िए और उसका लाभ लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक इन सारी चीजों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो होती है एक मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक रूप से बीमारी को पागलपन की श्रेणी में ज्यादातर समाज के लोग रख लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अवसाद और पागलपन ये दोनों ही अलग अलग चीजों में विभक्त करते हैं। महिलाएं चूंकि घर में होती हैं
वह घर में तो मुखर होती हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर वो प्रस्तुत करने में बहुत ही झिझक रखती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यौन शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, ये सारी जो चीजें होती हैं, और पुरुषों से महिलाओं का जो शारीरिक गठन होता है वो भी भिन्न होता है। समय समय पर जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके वजह से भी वह अवसाद की स्थिति में चली जाती हैं। ज़्यादातर परिवार के सदस्य इसको नहीं समझ पाते हैं और न महिला इसको बता पाती है, और ऐसी स्थिति में वो मानसिक अस्वस्थता की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक तरह से महिलाओं के लिए बहुत ही हीन दीन वाली बात है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेके स्वयं बहुत ही चिंतन नहीं करती हैं, और जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो बाहर से कोई भी आपके बारे में नहीं सोचने के लिए आएगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है कि भारतीय संसद ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को पारित किया है, जिसमें कि महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त यूपी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना काल में बहुत सी जो महिलाएं थी जो मुख्य रूप से श्रमिकों का काम करती हैं और बाहर से अपने गांव घर में आई हैं और अब वो निराश्रित की तरह जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनके लिए सरकार ने सखी योजना, महिलाओं के लिए सखी योजना बनाया, जिसके अंतर्गत कम से कम 58,000 महिलाओं को कार्य दिया जाएगा, जिन्हें 4,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, जिनका कार्य होगा बैंकों की जो विविध योजनाएं हैं उनको जाकर गांव गांव में महिलाओं को बताना, उनको बैंक ऋण दिलाना उनके उद्योगों के लिए, और जो वो बैंक ऋण दिलाएंगी उस पे उनको कमीशन भी मिलेगा। लेकिन ये सारी योजनाएं, जब हम बातें करते हैं किसी मंच से तो योजनाएं बड़ी सुंदर लगती हैं बोलने में, लेकिन ये योजनाएं बहुत खूबसूरत या बेहतरीन तभी साबित हो सकती हैं जब महिलाएं स्वयं आगे आएं और इन योजनाओं का उपयोग करें, क्योंकि हिम्मत और संबल आपको अपने कष्टों से निकलने के लिए खुद एक कदम बढ़ाना होगा। जब आप घर के बाहर एक कदम बढ़ाएंगी तब बाहर से हाथ आएंगे जो आपको पकड़ के उन दलदल से बाहर निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।